मोर देन 25,000 यूजर्स, रिटेल यूजर्स हमारी एडवाइजरी स्ट्रैटेजी में सब्सक्राइब करते हैं। पीएमएस हमने चालू किया, 300 करोड़ के अराउंड वहाँ पे एसेट भी मैनेज करते हैं। तो हम्म। बहुत ही अप्स डाउन होते थे। 2017-18 में काफी स्लो मार्केट था, और उसके बाद भी 2019 में करेक्शन आया था। तो जब मैं एचएसबीसी में काम करती थी, 2018 में मेरी पूरी टीम को बंद कर दिया गया। होती है, जब मैंने बोला मैं क्वांट इन्वेस्टिंग करने वाली हूँ, तो लोगों को पता नहीं होता था कि ये क्या चीज है, ऐसा भी होता है क्या, ये क्या बात कर रही हो। तो हम्म। 2020 में वो टाइम था जहाँ पे मुझे लगा भाई अब तो बंद करनी पड़ेगी। मोमेंटम इन्वेस्टिंग हमारी फेवरेट टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है, और हम बिल्कुल ये जर्नी को एंजॉय करते जा रहे हैं। हाय देयर, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑन ट्रेड ब्रेन्स। आज हमारे साथ है सोनम श्रीवास्तव। सी इज द फाउंडर ऑफ राइट रिसर्च, अ फास्ट ग्रोइंग फिनटेक कंपनी इन इंडिया। और वी आर कनेक्टेड ऑन लिंक्डइन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं इन्हें बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ, इनके स्टार्टअप जर्नी को देख रहा हूँ, हाउ सी हैज ग्रोन, हाउ आवर कंपनी इज डूइंग। इनफैक्ट लास्ट वीक भी हमने एक पोस्ट देख रहा था मैं इनका, जिसमें सी हैज बीन अवार्डेड लाइक विद इन द टॉप 10 पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम by Money Control or for the August month, and her return was somewhere between 9.3%। तो वो देख के पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाइक आई हैव सीन हर डूइंग वेरी वेल। और इसलिए मैंने सोचा कि वी विल गेट हर ऑन द चैनल। सो हाय सोनम, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू द पॉडकास्ट, हाउ आर यू डूइंग? Hi Ritesh, I think more than you, I've been following you, so I'm very very happy to come on the channel. Oh, great, great, great. तो so we are mutually following that, good to know। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने बताया राइट रिसर्च के बारे में, जो आपकी कंपनी है, विच इज अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड अ सेबी रजिस्टर्ड पीएमएस सिस्टम, एंड दे आर डूइंग अ लॉट इनटू एआई, momentum investing, factor investing, these point of things. But before that, getting into that part, पहले let's know you individually, like what is your background, how, what did you do, आप क्या करते हो, all those things about that one। डेफिनेटली। देखिए, मैंने लाइक आई थिंक मेनी ऑफ योर व्यूअर्स, आई स्टार्टेड माय करियर एज अ इंजीनियर, राइट। आई स्टडीड एट आईआईटी कानपुर, और मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। बट 2010 में मैं पास आउट हुई थी, और उस टाइम पे इंडिया में आई थिंक एल्गो ट्रेडिंग चालू हो रही थी, राइट। एल्गो स्टार्ट हो ट्रेडिंग गई थी इंडिया में उस टाइम पे? 2010 में आई थिंक सेबी ने अप्रूव किया था कि एल्गो आप यूज कर सकते हो। ओके। तो बहुत इंटरेस्टिंग टाइम था, और मैंने सीएफए की पढ़ाई चालू की थी, और मुझे क्वांट इन्वेस्टिंग जो एक कॉन्सेप्ट होता है उसमें बहुत इंटरेस्ट आता था। मुझे हमेशा से डेटा वगैरह पे काम करना बहुत पसंद था, और मैंने अपने फादर को बचपन से ही ट्रेडिंग करते देखा हुआ था। तो उसमें भी इंटरेस्ट था। ओके। तो 2012 में मैंने एक मुंबई में एक कंपनी थी, फोरफ्रंट कैपिटल, हम्म। जो एल्गो फॉन्ट वाला काम करती थी। वहां पे मैंने अपना करियर चालू किया था। फिर वो कंपनी ईडलवाइस में एक्वायर हो गई थी। हम्म। ओके। के बाद में ईडलवाइस में कुछ 4 साल काम किया। वहां पे मैं एल्गो डेस्क का पार्ट थी, जहाँ पे बहुत जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग ग्रुप होता है, जहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर बैठे होते हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजी चला रहे होते हैं, उनके लिए मैं एल्गोज बनाती थी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम था, बहुत कुछ सीखने को मिला ट्रेडर्स के साथ। और उसके बाद मैंने एचएसबीसी में ज्वाइन किया था, और कुछ 3 साल मैं वहां पे थी, जहाँ पे मैं फिर से क्वांट ट्रेडिंग यूज करती थी। और क्वांट ट्रेडिंग में देखिए, इट्स वेरी सिमिलर टू जो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है, लेकिन वहां पे हम डेटा और स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। और 2019 में मैंने सोचा कि भाई अब काफी मेरे को नॉलेज आ चुकी है, मेरे पास भी एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट था। तो हम्म। मैंने 2019 में खुद से चालू किया राइट रिसर्च, और बहुत ही सही टाइम था ये इस तरह की कंपनी कोविड। चालू करने का, नितेश। क्योंकि एक तो मार्केट चल गया, और उसके अलावा मोमेंटम इन्वेस्टिंग है ना, जो ट्रेंड बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है, जिसमें हम लोगों ने बहुत काम किया है, वो भी चल गई। तो काफी अच्छे टाइम पे हमने चालू किया, और काफी ग्रोथ मिली इस टाइम पे। मोर देन 25,000 यूजर्स, रिटेल यूजर्स हमारी एडवाइजरी स्ट्रैटेजी में सब्सक्राइब करते हैं, जो स्मॉल केस पे होती हैं। उसके अलावा पीएमएस हमने चालू किया 1 साल पहले, और हम अभी 300 करोड़ के अराउंड वहाँ पे एसेट भी मैनेज करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है, और हम बिल्कुल ये जर्नी को एंजॉय करते जा रहे हैं। ओके, तो कुछ चीज़ कॉमन है। मैं भी इंजीनियरिंग हूँ बैकग्राउंड से, मैंने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया था, और मुझे भी फिनटेक में ही करना था।
बट डिफरेंस है कि मैंने 9 साल काम नहीं किया, मैंने 1.5 साल ही काम किया, उसके बाद लगा कि नहीं हो पाएगा मेरे से। तो आफ्टर दैट आई क्विट और इधर आ गया स्टार्ट करने में। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे आपने मेंशन किया था कि लाइक योर फादर डज ट्रेडिंग एंड ऑल, राइट? तो उन्होंने स्टॉप हम्म। किया आपको कि डोंट गेट इनटू दिस थिंग? नहीं नहीं, वो देखिए मेरी पहली नौकरी रिलायंस में थी, जहाँ पे मैं केमिकल इंजीनियर का काम किया मैंने 1 साल। तो मेरे पापा आज तक मुझे बोलते हैं कि भाई रिलायंस क्यों छोड़ा क्योंकि वो एक सर्वेंट, मतलब वो उसमें नियर बाई इलेक्ट्रिसिटी टू। बोर्ड थे। हाँ, तो उनको हमेशा से लगता था भाई एक बड़ी कंपनी में जाके ज्वाइन कर लेना चाहिए, तो उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन अब वो खुश हैं, उनको भी इंटरेस्ट आता है जितना रिलायंस काम। वगैरह से ना लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा होता है, लगता है कितनी बड़ी कंपनी में। एंड दे आर काइंड ऑफ लाइक गवर्नमेंट ही लोग सोचते हैं कि अगर उसमें मैनेजर या फिर उस पोस्ट पे हो तो दैट विल अफेक्ट अ लॉट। एंड अनदर सिमिलरिटी है कि जैसे आपने 2019 में किया था, मैंने भी 2018 में ही कर दिया था कंपनी में। तो बस है कि एक्सपीरियंस आई थिंक यू हैड अ लॉट मोर, 8-9 years वर्किंग इन द सेम डोमेन, दैट एडेड अ लॉट ऑफ वैल्यू। लेकिन आपका जो ब्रेथ ऑफ नॉलेज है रितेश, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं वैसा नहीं है, हम लोग भी सीखे रहे हैं ऑल दोज। आज तो मेरे को आपसे बहुत सारी चीजें सीखनी है, ऑल दोज थिंग्स, फैक्टर इन्वेस्टिंग एंड क्वांट एंड ऑल दोज थिंग्स अब वो डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, जैसे आपने बताया कि 2019 में आपने स्टार्ट कर दिया था, तो सबसे जी। पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि व्हाट वर द इनिशियल हर्डल्स, चैलेंजेस जो आपको फेस करना पड़ा फॉर द फर्स्ट 2-3 years। आई आई नो कि पहला 2 साल सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है एज अ फाउंडर एनीवन। तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा? देखिए, ये जो मेरी जो कंपनी स्टार्ट करने की जर्नी है या स्टोरी है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अभी तो हमारा मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर आप 5 साल पहले देखेंगे रितेश, तो हम्म। बहुत ही अप्स डाउन होते थे। 2017-18 में काफी स्लो मार्केट था, और उसके बाद भी 2019 में करेक्शन आया था। तो जब मैं एचएसबीसी में काम करती थी, 2018 में मेरी पूरी टीम को बंद कर दिया गया, क्योंकि यूरोप में कुछ रेगुलेशन चेंज हो गए, मार्केट भी स्लो चल रहा था। हम्म। उसके बाद मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया था, जो एक यूएस बेस्ड रोबो एडवाइजरी कंपनी थी। उनके साथ भी हम इंडिया में स्ट्रैटेजी बनाए थे। वो भी कुछ 8 महीने मेरे ज्वाइन करने के बाद कंपनी ही बंद कर दी। तो ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। और उस टाइम पे मैंने सोचा कि मैं खुद से चालू करूंगी। मैं उस टाइम पे बैंगलोर में रहती थी, और हम्म। बैंगलोर में जब मैं जितने लोगों को जानती बैंगलोर थी, जब में मैंने तो बोला सब यही बात करते हैं, बस स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप। स्टार्टअप की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन जैसे जो क्वांट इन्वेस्टिंग की बात होती है, जब मैंने बोला मैं क्वांट इन्वेस्टिंग करने वाली हूँ, तो लोगों को पता नहीं होता था कि ये क्या चीज है, ऐसा भी होता है क्या, ये क्या बात कर रही हो। तो काफी इंटरेस्टिंग था। बट हाँ, हमने अच्छा काम किया मार्केट में, तो बहुत सारे लोगों ने फिर उन्हीं लोगों ने फिर सब्सक्राइब भी किया, और आज तक सब्सक्राइब करते हैं। और बैंगलोर में आई थिंक हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी हैं। अ, और अब तो हर किसी को एआई पे भरोसा हो रखा है, तो उनको चाहिए कि कोई क्वांट और एआई यूज करे। नहीं, हाँ डेफिनेटली, अ, हम लोग बात कर रहे थे अभी तो सभी लाइक गूगल के पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, यूट्यूब, जीमेल, क्रोम, सब चीज, लेकिन सबको साइड करके सिर्फ एआई पे काम कर रहे हैं। जेमिनाई, सेम विद केस फॉर माइक्रोसॉफ्ट, और इवन एक्स, इन लोगों का भी ग्रोक वगैरह आ गया है। तो एआई इज समथिंग विच इज वेरी कैची एंड इट्स यूजफुल ऑल्सो, लाइक हम लोग भी देख रहे हैं कि इसका जरूरत है। द ओनली डिफरेंस व्हाट आई एम फीलिंग कि पीपल आर नॉट पेइंग राइट नॉट मच टू यूज एआई, बट विथ टाइम आई थिंक जैसे इंटरनेट को इवेंचुअली पे करके लोग यूज ही कर रहे हैं, इट विल बिकम समथिंग सेम लाइक दैट। बट हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो था जो आई थिंक आपने मिस कर दिया, कि आपने टीम वगैरह बिल्ड कैसे स्टार्ट किया, कितना क्या क्या बनाया, कैसे कैसे ग्रो किया, एंड नाउ यू आर इन मुंबई, राइट? यस यस। आप तो बैंगलोर छोड़ के गई क्यों, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, मैंने कंपनी चालू करते के साथ ही मैं बॉम्बे आ गई थी, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा थोड़ा बैंड था कि भाई हमको पीएमएस या कुछ करना है, जिसका बॉम्बे में ज्यादा कल्चर था। राइट, हम्म। इंस्टीट्यूशनल और फाइनेंशियल मार्केट का ज्यादा यहाँ पे कल्चर था। तो मैं 2019 में आ गई थी यहाँ पे। और अगर अप्स एंड डाउन की आप बात करें, चैलेंजेस की बात करें, तो 8 महीने चालू करने के बाद ही कोविड आ गया था। और हम लोग को इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो अगर लोगों का पैसा नहीं बनता तो वो खुश नहीं रहते। राइट। तो हम्म। 2020 में वो टाइम था जहाँ पे मुझे लगा भाई अब तो बंद करनी पड़ेगी कंपनी, अब तो क्या ही एक महीने होगा। में 30% क्रैश। बिल्कुल। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग बात क्या हुई कि हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी में बहुत रिस्क मैनेजमेंट यूज करते हैं रितेश। तो अगर आप कोई क्वांट स्ट्रैटेजी को देखो कंपेयर टू कोई ट्रेडिशनल इन्वेस्टर है, तो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर आप देखेंगे वो कोई थीम पकड़ लेते हैं या स्टोरी पकड़ लेते हैं, और वो
उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, राइट? हम्म। आप कॉन्ट यूज करते हैं तो आपको जब सही टाइम लगता है तो आप स्टॉक को बेच भी देते हैं, है ना? आप ऐसा नहीं होता कि हमेशा के लिए ही खरीद के रखा है वो स्टॉक। तो हमने रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया था कोविड में, जिस वजह से हमने मार्केट से काफी अच्छी रिटर्न्स दिए। मार्केट 40% गिरा, हमने 18% ही करेक्शन के बाद बहुत जल्दी रिकवरी दी। उसके बाद से बहुत लोगों को पसंद आया ये रिस्क मैनेजमेंट, और लोगों ने प्रमोट किया हमको। और फिर मोमेंटम चालू हो गया। मोमेंटम इन्वेस्टिंग हमारी फेवरेट टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग है, जिससे लोगों को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिली और उसके बाद काफी ग्रोथ हुई। तो शुरू करने की जर्नी ये थी, टीम बनाना, स्टार्टअप चलाना। कृतेश, आप जानते हैं, बहुत बहुत ही चैलेंजिंग चीज है। हम्म। इनिशियली मेरे ख्याल से पहले 1-2 साल में हम लोग 3-4 लोग थे जो काम करते होते थे। धीरे धीरे और लोगों ने ज्वाइन किया। और हमारे बिजनेस में देखिए, टेक्नोलॉजी एक पार्ट होता है, थोड़ा मार्केटिंग होता है, थोड़ा ऑपरेशंस होता है, सेल्स होता है। तो हर किसी के लिए अब धीरे धीरे काफी स्मार्ट लोग आ गए हैं। बट टीम का मोटिवेशन बना के रखना, और ये बना के रखना कि भाई ये लॉन्ग टर्म चलती रहेगी स्टोरी, एक डिफिकल्ट चीज होती है स्पेशली। और मेरे लिए कृतेश, इवन लोगों को कन्विंस करना शुरुआत में थोड़ा शॉकिंग होता था, क्योंकि आप नहीं देखेंगे कि कोई विमेन इन्वेस्टर आपको बहुत कम दिखते हैं मार्केट में। फाइनेंस डोमेन तो में तो हर काफी कम है। कोई तो हर कोई पूछता था, भाई ये आपने कैसे कर लिया? और लोगों को भरोसा नहीं होता था। लेकिन फिर हमने अच्छे नंबर दिखाए, हमने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, तो अब बहुत सारे लोग हैं जो हम पे ट्रस्ट करते हैं। ओके, सो हाउ बिग इज द टीम राइट नाउ? माई टीम इज 15 people। ओके, एंड एवरीवन वर्क फ्रॉम ऑफिस या वर्क फ्रॉम होम? नहीं नहीं, अभी हमारे ऑफिस में कुछ 6 लोग आते हैं, बाकी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ओके, गुड टू नो। हम सबको ऑफिस बुलाते हैं। Okay. So moving forward to the next one, like before getting into the terminologies कि quant कैसे काम करता है या फिर फैक्टर इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है, लेट्स टॉक अबाउट कि आपकी फर्म ओवरऑल परफॉर्म कैसे कर रही है सिंस कोविड। कोविड ईयर में कैसे परफॉर्म किया था, लास्ट 3 इयर्स में कैसे परफॉर्म किया, 1 ईयर स्पेसिफिकली लास्ट ईयर तो आई थिंक बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो ओवरऑल हाउ इज द परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स? देखिए, परफॉर्मेंस टचवुड काफी अच्छी रही है। हमने, और बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। मुझे याद है जब कोविड क्रैश के बाद खत्म हुआ था मार्च में, हमने 100 इन्वेस्टर क्रॉस किए थे। हमारे पास 100 इन्वेस्टर थे टोटल। हम्म। और हम इतने थे कि भाई 100 का नंबर क्रॉस हो गया। ट्रिपल डिजिट। और इस टाइम पे हमारे पास 25,000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे एडवाइजरी स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट करते हैं। पीएमएस में अब 300 करोड़, जैसे मैंने बताया, इन्वेस्ट करते हैं। टोटल हमारा एग्रीगेट एडवाइजरी प्लस पीएमएस में असेट्स कुछ 1200 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। Oh, that's तो a huge. हाँ, तो हमने आई थिंक ये अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और आई थिंक एक ट्रस्ट बिल्ड किया है कि देखिए, अच्छे मार्केट में तो अच्छा रिटर्न देते ही है, बट रिस्क मैनेज अगर आप अच्छा करें और अगर आप होलिस्टिक अच्छी परफॉर्मेंस दें, तो वही वो लोगों को पसंद आता है। उसके साथ के साथ आपकी तरह कृतेश, हम भी कोशिश करते हैं कि भाई थोड़ा कंटेंट के साथ, थोड़ा ब्लॉग्स के साथ लोगों को एजुकेट करते रहे, लोगों को पता रहे कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है। और आई थिंक वो लोगों को काफी पसंद आता है। Okay, so 1200 crores is crossed in AUM. राइट? तो 1000 करोड़ के बाद आपने पार्टी किया था? नहीं नहीं, अभी तो नहीं किया हमने। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, लाइक कमिंग इनटू स्ट्रेटजीज कि आप लोग क्या स्ट्रेटजी यूज करते हो मार्केट में अभी, एंड लिटिल बिट मोर इन डिटेल, जैसे कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग में आप क्या एग्जैक्टली देखते हो, क्या अप्रोच है, और कैसे कैसे आप पिक करते हो स्टॉक्स एंड ऑल दोस थिंग्स। बिल्कुल। तो देखिए, हमारा जो है हमारी फिलॉसफी फैक्टर इन्वेस्टिंग को फॉलो करती है। फैक्टर इन्वेस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि हम मार्केट में समझना चाहते हैं कि भाई कोई भी स्टॉक परफॉर्म अच्छा कर रहा है तो क्यों करता है, हम्म। राइट? क्या रीजन है किसी भी स्टॉक के अच्छे परफॉर्म करने का? तो अगर आप ये देखें कि भाई क्यों परफॉर्म अच्छा करता है, एक तो है कि भाई उसका वैल्यूएशन अच्छा है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है, इस वजह से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। या फिर उसकी ग्रोथ अच्छी है, वो हिस्टोरिकली अच्छी ग्रो करती जा रही थी कंपनी, या तो उसकी क्वालिटी अच्छी है, कंपनी बहुत ही कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रही थी इसलिए इन्वेस्टर्स को पसंद आ रही है, या फिर उसने ट्रेंड पकड़ लिया है, ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग की वजह से। और मोमेंटम इन्वेस्ट अलग तरह की कहानी है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग फंडामेंटल नहीं होता, लेकिन
वो टेक्निकल पे बेसिस होता है, और उसका बेसिस क्या होता है कि भाई इन्वेस्टर बिहेवियर है, ये स्टॉक लोगों को पसंद आ गया और यहाँ पे बहुत सारी डिमांड आ चुकी है, इसलिए इसने ट्रेंड पकड़ लिया है। तो हमारी कोशिश होती है कि ये सारी जो फिलॉसफी है, इनको हम अलग अलग डेटा पॉइंट्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्ट करने से पहले हम क्या करते हैं कि उसको हिस्टोरिकल पिछले 10-20 साल के डेटा पे टेस्ट करते हैं कि भाई अगर हम इस रेशियो या इस मोमेंटम इंडिकेटर के बेसिस पे इन्वेस्ट करते होते, हम्म। परफॉर्मेंस कैसी रहती और उसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मोमेंटम इन्वेस्टिंग की ही बात करें, तो एक सिंपल मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी होती है कि पिछले 12 महीने की रिटर्न निकाल ली और जिसकी भी सबसे ज्यादा रिटर्न है उन सारे स्टॉक में आप इन्वेस्ट करिए, मोमेंटम इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी हो गई। बट ये एक सिंपल डेफिनेशन है, बट इसको आप रन करेंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ सिनेरियो पे अच्छा काम कर रही है, कुछ सिनेरियो पे अच्छा काम नहीं कर रही है। तो फिर हम उसको ट्वीक करते हैं कि भाई 12 महीने की जगह 6 महीने किया होता, या फिर अगर हम सिंपल रिटर्न की जगह बेंचमार्क से कंपेयर करके रिटर्न पे इन्वेस्ट कर रहे होते, या फिर हम सेक्टर एग्नोस्टिक हो गए होते, तो कैसी परफॉर्मेंस आती। उसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि भाई एक डाइवर्सिफाइड बास्केट बने, सारे स्टॉक एक ही सेक्टर के ना आ जाए और उस पर भी एक लिमिटेशन हो जाए। इस तरह से हम अपनी स्ट्रैटेजीज को मॉडिफाई करते रहते हैं और एक कोशिश करते हैं कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिले। तो मार्केट में कृतिश आप देखेंगे ये जो अलग अलग फैक्टर्स हैं, ये हमेशा काम नहीं करते। अगर आप इंडिया मार्केट में अलग अलग फैक्टर्स की परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे, आपको कई चीज दिखेंगी। पहली चीज कि सारे फैक्टर मतलब हमेशा मार्केट को बीट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में। अगर आप देखेंगे 10 साल में हर फैक्टर ने मार्केट को बीट किया है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि मोमेंटम जो फैक्टर है वो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है हमेशा। अगर आप देखेंगे अगले पिछले 10 साल में मोमेंटम ने सारे फैक्टर के कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और तीसरी चीज आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कि भाई कोई भी फैक्टर हमेशा काम नहीं करता। मोमेंटम का भी एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे वो अच्छा काम नहीं कर रहा और हम्म। मे बी क्वालिटी या वैल्यू उससे बेहतर काम कर रहा होता है। और मेरी जर्नी भी ऐसी रही थी कि रितेश, मैंने कैसे सीखा, मैं 2017 में एचएसबीसी में काम करती थी। तो हम्म। वहां पे मोमेंटम इन्वेस्टिंग हम करते थे और जितनी ज्यादा अग्रेसिव मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर ली उतने ज्यादा रिटर्न आते थे। ठीक है, तो हमें लगता था भाई जितना अग्रेसिव मोमेंटम करना है कर लेते हैं। फिर एक दिन 2018 में मोमेंटम ब्रेक हुआ, जब मार्केट में करेक्शन आया तो हमारी स्ट्रैटेजीज ने काम करना बंद किया। तो हमें पता चला कि भाई अभी और क्या फैक्टर है मार्केट में, और क्या देखा जा सकता है और कैसे हम एक डाइवर्सिफाइड बास्केट बनाए। तब हमने बाकी फैक्टर्स को देखना चालू किया। अब बाकी फैक्टर को देखना चालू किया तो एक ये भी क्वेश्चन उठता है कि भाई कब फैक्टर स्विच करना है, कब मोमेंटम से वैल्यू पे जाए, कब वैल्यू से क्वालिटी पे जाए। तो उसके लिए हम मार्केट बिहेवियर को भी स्टडी करना चालू किया कि मार्केट का बिहेवियर है वो कब बदल जाता है और इसको कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी में यही कोशिश रहती है कि भाई हमको बेस्ट परफॉर्मिंग फैक्टर पे फोकस करना है, हर फैक्टर के बारे में पता करना है। अब इंसिडेंटली मोमेंटम सबसे अच्छा परफॉर्म करता है और उस पर फोकस बना रहता है, वो तो अलग बात है। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि भाई अगर मार्केट में सिनेरियो बदले तो आप दूसरे फैक्टर्स पे भी ध्यान दे सकें। अभी तो आप बोल सकते हो एक साल में बहुत ही अच्छा मोमेंटम चल रहा है। मैं भी कुछ दिन अभी देख रहा था, 2-3 दिन पहले मैंने ट्वीट भी किया था कि इस साल में एक भी मंथ ऐसा नहीं है जब निफ्टी ने मोर देन 1% करेक्शन दिया हो। रेड में एक उससे ज्यादा हो। इवन इन लास्ट ईयर भी आप अगर अप्रैल से पकड़ोगे तब भी 2% ज्यादा किसी में करेक्ट ही नहीं हुआ है मंथ में। हमेशा ऊपर ही जा रहा है। सो दैट्स की मार्केट तो बहुत ही अच्छे बुलिश फेज में है। बट हाँ, जैसे अगर आप बोल रहे हो कि एक बार अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ पे कैसे देखोगे अगर आपको इंडेक्स की मदद से देखना है तो? देखिए ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट मेरे ख्याल से देखिए रेट कट आ गए हैं सही टाइम पे। हम्म। तो आई थिंक मार्केट तो सबसे बड़ा फियर था कि भाई ग्लोबल मार्केट में कुछ हो जाए जिसकी वजह से इंडिया पे इम्पैक्ट पड़े। अब वो सिनेरियो भी आई थिंक अवॉइड हो जाएगा रेट कट के बाद। और अगर मैं कहीं पे डेटा देख रही थी किसी के सोशल मीडिया पे ही कि जब भी रेट कट मार्केट के टॉप पे आता है तो उसके बाद मार्केट पॉजिटिव ही रिटर्न दिखा दे के आता है। तो मेरे हिसाब से तो एक पॉजिटिव ही आउटलुक है। लेकिन कृतेश इस टाइम पे जरूर अगर आप मार्केट को देखें तो आप देख रहे होंगे कि वो सारे स्टॉक जो पिछले साल चल रहे थे, जैसे आपके डिफेंस रेलवेज और ये सारे स्टॉक थे, उसमें करेक्शन आ गया है। करेक्शन आ गए काफी अच्छे, बज में भी नहीं है अब। बिल्कुल। लेकिन उसकी जगह डिफेंसिव स्टॉक जो है जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया, कंजम्पशन हो गया,
फर्टिलाइजर हो गया, एग्रोकेमिकल हो गया, ये अलग सेक्टर्स हैं जो अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फोकस अभी थोड़ा बदलेगा, है ना। दूसरे सेक्टर काम करेंगे कुछ महीनों तक, कुछ क्वार्टर तक, और उसके बाद वापस मुझे लगता है 2-3 क्वार्टर बाद ग्रोथ स्टॉक जो है हमारे, वो फिर से हम्म। वापस आएंगे। हमारा आउटलुक तो अच्छा है, बट हाँ, डायनामिक मार्केट है, तो आपको चीजें बदलनी पड़ेंगी। इस वजह से क्वांटिटेटिव या टैक्टिकल अप्रोच आई थिंक अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, एक्चुअली आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। ऑल दोज पीएसयू कंपनीज या फिर अगर रेलवे में भी आप देखोगे, तीतागढ़ या फिर आईआरएफसी, सब में 40-50% करेक्शन है। पर कोई नहीं उसके के बारे में बात कर रहा है। बट हाँ, डिफेंस वगैरह, ऑल्दो मार्केट 25,000 से 26,000 मूव कर गया, लेकिन अगर आप हम्म, पोर्टफोलियो देखोगे तो बहुत कमी में चेंज दिखेगा, क्योंकि ऐसी कंपनीज लोग रखते कम है जिसने अभी मूव किया हुआ है लास्ट एक महीने में। सो हाँ, बिल्कुल। दैट वो सब तो हमें फैक्टर करना ही पड़ता है। बट दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, जो देखने के मे भी हमारे यूजर्स भी देख, यू कैन ऑल्सो लुक इनटू फैक्टर एंड मोमेंटम इन्वेस्टिंग। बेसिक्स तो पता चल ही गया होगा, और बाकी के लिए एटलीस्ट 8-9 साल एक्सपीरियंस तो चाहिए ही होगा सीखने के लिए। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, लाइक जो हमने बात किया था एआई के बारे में, कि एवरी वन इज वर्किंग ऑन एआई, सारी कंपनीज, वर्ल्ड की लीडिंग कंपनीज तो एटलीस्ट काम कर ही रही है एआई पे। सो व्हाट्स योर थॉट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि मार्केट को या फिर इन्वेस्टर्स को एआई कैसे अफेक्ट कर सकता है इन फ्यूचर, एंड हाउ राइट रिसर्च आपकी फर्म इस पे काम कर रही है एआई फील्ड में? देखिए, अभी पिछले साल के बाद जो एआई में नए इनोवेशन आए हैं, आई थिंक लोगों का आउटलुक बदल गया है। हर किसी को एआई चाहिए, हर जगह एआई का वर्ड दिख रहा होता डॉट एआई। है। बट हाँ, डॉट एआई। लेकिन कृष, अगर आप फाइनेंशियल मार्केट को देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि भाई चैट जीपीटी आपको इन्वेस्टमेंट सिखा देगा, राइट? क्योंकि नहीं नहीं, वो चैट जीपीटी कॉन्फिडेंटली एक गलत आंसर देता है। या इसमें कर लो। बट हाँ, देखिए उसका यूज तो जरूर है। जैसे अगर हम सिर्फ चैट जीपीटी या लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो होते हैं उसकी बात करें, तो उससे रिसर्च करना आसान हो जाता है। तो कई बार हम लोग जैसे किसी सेक्टर की रिसर्च कर रहे होते हैं, है ना, हम्म। तो चैट जीपीटी या जेमिनाई से को यूज करके आपको काफी अच्छा वहां से इंसाइट मिलता है। बट अगर आप फाइनेंशियल डेटा पे काम करना चाहें, तो मुझे लगता है कि एआई जरूर काम करता है, बट ये वाले मॉडल नहीं, एलएलएम जो है वो नहीं। एक स्पेशलाइज मॉडल्स होते हैं जो फाइनेंशियल मार्केट के लिए ही बने हैं, वो ज्यादा यूजफुल होते हैं। बट हाँ, एआई का बहुत ही ज्यादा स्कोप है हमारे मार्केट में। और मार्केट की बात भी करें कि तेज, तो मार्केट जो होता है वो सबसे ज्यादा डेटा इंटेंसिव होता है। हर तरह का हजारों टाइप का डेटा आ रहा है आपके पास, राइट? और अगर आप वहां पे कोई भी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, तो आपको एक एक्सेल शीट तो जरूर बनानी ही पड़ती है, राइट? तो मुझे लगता है कि बहुत डेटा इंटेंसिव है यहाँ पे। अलग अलग यूजेज है एआई के। पहली चीज हो गई कि अ, ये पूरा इन्वेस्टिंग फ्लो जो होता है, स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें, उसमें एलोकेशन कैसे आए, एग्जिट कब जाए, इन सबको अगर आपने सिस्टमेटाइज कर लिया, आपने उसके एल्गोरिथम बना लिए, तो आप एक काफी ज्यादा कंसिस्टेंट हो सकते हैं मार्केट में। पहली तो चीज तो वही हो गई। उसके अलावा आपने अगर सिस्टमेटाइज कर लिया है किसी भी चीज को, तो अब उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं जगह जगह पे, ऐसे एल्गोरिथम यूज करके। तो मैं आपको एग्जांपल दूं, हम हम्म। लोग मार्केट बिहेवियर होता है, राइट, कि मार्केट में मोमेंटम से वैल्यू या मोमेंटम से क्वालिटी में कब स्विच करना है, राइट? तो ऐसा होता है कि भाई जब मार्केट बुल फेज में चल रहा है तो मोमेंटम करो, जब मार्केट बेयरिश जोन में जाएगा तो दूसरे फैक्टर्स पे दिखना चाहिए, राइट? हम्म। बट बुल और bear कैसे डिफाइन करें, राइट? उसके लिए हमें लगता है कि मैक्रो डेटा और मार्केट डेटा में काफी इंसाइट मिलते हैं, जिसको कंबाइन करके हम जिसके लिए हम थोड़ा सा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज करके प्रिडिक्शन करते हैं कि भाई अगला अगला महीना कैसा रहेगा। तो वहां पे हम एआई का यूज करते हैं। उसके अलावा इस टाइम पे कृतेश बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है मार्केट में। तो मुझे, क्योंकि मैं डेटा पे काम करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा क्वांट क्वांट की बातें करती हूँ, तो जिसके पास इंटरेस्टिंग डेटा होता है वो मेरे पास आते हैं मुझे दिखाने। तो जैसे अभी एक डेटा सेट मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ जिसमें सारे न्यूज का सेंटिमेंट है। हर स्टॉक की जितनी भी न्यूज आती है, हम्म। तो आपको डेली देगी कि इसका सेंटिमेंट ऐसा बदल गया, उसका सेंटिमेंट ऐसा बदल गया, या फिर किसका कौन सा इवेंट आ गया, कि इस स्टॉक ने बोला कि मेरा मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, या इस स्टॉक ने बोला कि मैं नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, या इस स्टॉक में कुछ डिजास्टर हो गया और उसका इम्पैक्ट आप देख सकते हो। तो इस तरह का डेटा सेट आ रहा है। इसके अलावा अ, एक्चुअली वो एक जो जो एआई। इंटरेस्टिंग चीज था, लाइक जो सेंटिमेंट एनालिसिस आपने बोला था,
तो हम लोग भी इसको एक्सप्लोर कर रहे थे बहुत सारे, लाइक बिकॉज न्यूज़ में है। तो देयर आर, आपने बताया मॉडल्स बहुत सारे अवेलेबल है, इवन गूगल वगैरह की भी थी। रिफाइनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लॉट आउट ऑफ टाइम अगर आप देखोगे मार्केट में, अब बैड न्यूज़ कैन बी गुड न्यूज़ ऑल्सो, कि मार्केट ने लॉस किया है बट पिछले बार से लॉस कम है, तो इट्स अ बिग गुड न्यूज़। मार्केट पॉजिटिव सेंटिमेंट हो जाता है। तो वहाँ पे लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट वी हैव लर्न कि हाँ, सेंटिमेंट में थोड़ा उनको सीखना पड़ेगा। बट जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है उसमें बहुत अच्छे से बता देते हैं कि हाँ, सेंटिमेंट पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, 10 कंटिन्यूअस पॉजिटिव सेंटिमेंट में चल रहा है कोई स्टॉक, दिख जाता है शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है। जोमेटो में अगर आप सेंटिमेंट एनालिसिस करोगे तो फिर सारे पॉजिटिव ही दिखेंगे। तो हाँ, बट इन्हें करने में एआई एक्चुअली बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बिल्कुल। देखिए हमने क्या किया था, हम लोगों ने ना सोचा था कि हम अपना ही डेटा सेट बनाएंगे ये सेंटिमेंट वाला। तो हाँ। हमने स्टडी की थी। तो हमने अलग अलग तरह के लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं उस पर काम करना चालू किया। और एक पूरी स्टडी बनाई कि भाई सेंटिमेंट कैसे निकलेगा। फिर हमने बोला कि चलो अगर हम सिर्फ इसको एक जेमिनाई में डाल दें, कुछ हम्म। भी ना करें हम एनालिसिस, बस जेमिनाई को आर्टिकल पकड़ा दें कि तुम बताओ सेंटिमेंट क्या है, तुम बताओ क्या इवेंट है। तो हमको देखा जेमिनाई हमको बेटर इन्फॉर्मेशन दे रहा है इतनी सारी मॉडलिंग के अलावा। तो आई थिंक ये मॉडल्स इतने ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं लैंग्वेज वाले कि इसका बहुत सारा यूजेज आ गया है। राइट, इस तरह से बहुत सिंपल भी हो गया है। आपको 2 लाइन ऑफ कोड लिखना है या फिर एक सिंपल सी एप्लीकेशन डालनी है और काफी सारी एनालिसिस हो जाती है। लोकल नॉर्मल इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स को आप रिकमेंड करती हैं जेमिनाई और चैट जीपीटी में ये सब यूज करने को? जस्ट देखिए न्यू मैं नहीं, नॉर्मल। नहीं, इवन नॉर्मल सी जो बेसिक्स चीजें भी होती है मैं तो उस पर काफी एआई यूज करती हूँ। जैसे मुझे कुछ टाइम पहले मैं कैटेगराइज करना चाहती थी कि कौन कौन से सेक्टर सिक्लिकल होते हैं, कौन कौन से सेक्टर डिफेंसिव होते हैं। राइट, क्योंकि इस टाइम पे आप देखेंगे डिफेंसिव सेक्टर चल रहे हैं। हम्म। तो खुद से बहुत रिसर्च की, फिर मैंने चैट जीपीटी को दे दिया कि बताओ कौन सा है। और काफी अच्छी कैटेगराइजेशन उसमें से मिल गई थी मुझे। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी यूज केसेस है जहाँ पे ये चैट जीपीटी और जेमिनाई का बहुत अच्छा यूज केस आ रहा है। अभी कृतेश मैं एक उसमें भी गई थी, एक इवेंट में गई थी जहाँ पे लोग स्टॉक्स डिस्कस कर रहे थे। हम्म। अलग अलग इन्वेस्टर्स आए थे। तो हर कोई कोई भी स्टॉक प्रेजेंट करने से पहले पूरी रिपोर्ट पढ़ता है, राइट, कंपनी की, और ये सब करता है। तो अभी आप क्या है, आप चैट जीपीटी को सारी रिपोर्ट्स पकड़ा दो, मैनेजमेंट कमेंट्री पकड़ा दो और बोलो कि मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बताओ, समरी दे दो। तो कर देगा। तो ये सारे यूज केसेस तो जरूर आ चुके हैं जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स भी बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये तो हमने भी ट्राई किया था, लाइक हमारे भी बहुत सारे आलसी लोग हैं, तो वो एनुअल रिपोर्ट ही डाल देते हैं एंड गिव अस समरी अबाउट दैट वन। तो वो सब चीज एक्चुअली बहुत अच्छा करता है, क्योंकि 200 पेज पढ़ने का, लाइक चलो आता भी है तब भी टाइम तो लगता है पढ़ने में। और अगर उसमें अगर आपको अच्छे से निकाल के प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में दे दे, तो दोज इज एक्चुअली अ गुड पॉइंट, जो आई थिंक हमारे यूजर्स को भी यू कैन टेक नोट पॉइंट ऑफ दीज वंस, कि आप कैसे एआई को यूज कर सकते हो। यू कैन टेल योर यूजर्स ऑल्सो मे बी कि क्या क्या प्रॉम्प्ट होते हैं ना, यूज करो। हाँ। Prompts, maybe we will make a video on this one, simple prompts in a coming video about that part. Final question before end होने से पहले, कि anyone who is planning to get into factor investing या फिर momentum investing, what are the basic guidelines या फिर basic instructions आप क्या देना चाहोगे उनको, या फिर basic आपके आइडियाज क्या होगी? देखिए ये चीजें आप बहुत ही आसानी से खुद से कर सकते हैं, है ना। दो तीन चीजें हैं। एक तो है कि आपको थोड़ा मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि भाई फाइनेंशियल डेटा कैसे मूव करता है, क्या क्या चीजें इम्पैक्ट होती हैं। फिर आपको इम्प्लीमेंट करना है कृतेश, और आपके पास एक आइडिया है तो इस टाइप पे बहुत आसान होता है। जैसे मेरे कई क्लाइंट्स हैं जो हमारी ही चीजें सीख के फिर अब क्या करते हैं, स्क्रीनर पे उन्होंने अपना मोमेंटम का स्क्रीन बना लिया है कि मोमेंटम पे ये होना चाहिए। हम्म। और वहां से वो स्टॉक पिक कर लेते हैं और उसने कुछ रूल बना दिया है कि भाई सेक्टर में इतना ज्यादा नहीं डालेंगे, और ये वो खुद के रूल्स बना दिए। और अच्छा खासा उनका मोमेंटम इन्वेस्टिंग बहुत सिंपल स्क्रीनर के बेसिस पे काम चल रहा है, राइट। तो तो दो चीजें हैं। एक तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए मार्केट में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीज पे फोकस करना चाहिए। और आपको अ, बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेगी ट्रेड बेन से, हमें भी बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके अलावा भी बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। और उसके अलावा आपको बहुत ही क्विक एंड इजी टूल्स भी हैं जिसपे आप चालू करिए। और मेरे ख्याल से कृतेश मुझे लगता है कि अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट में कुछ भी सीखना है तो आपको मार्केट में जाना पड़ता है।
तो आप ट्राई करिए, मार्केट में इन्वेस्ट करिए, तो आपको पता चलेगा कि भाई क्या चला, क्या नहीं चला, क्यों नहीं चला। आप थोड़ा और रिसर्च करेंगे और आपकी एक्सपर्टीज धीरे धीरे डेवलप होते जाएगी। और मुझे क्या लगता है कि देश की आज का मार्केट जो है, हमारा इंडिया का मार्केट, वो बढ़ते बढ़ते जा रहा है। रोज की रोज नई कंपनियां आती जा रही है, नए आईपीओ आते जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ये वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, तो सिंपल फंडामेंटल आप एनालिसिस हर स्टॉक की नहीं कर पाएंगे। आपको थोड़ा डेटा ड्रिवन होना पड़ेगा। मे बी क्वांट और फैक्टर और मोमेंटम, इन सब का रोल थोड़ा बढ़ते जाएगा। तो जरूर इन्वेस्टर्स को इस पे फोकस रखना चाहिए। और ये सारे टूल्स भी जितने बेहतर होते जा रहे हैं, जैसे हमने एआई की बात की, तो ये हम्म। चीजें भी एनालाइज करना आसान भी होते जाएगा। तो इसे चालू करना काफी आसान है। और आप इसमें इन्वेस्ट भी करें तो आपका इंटरेस्ट जरूर बना रहेगा। ठीक है, दैट्स ऑल। आई होप ऑडियंस को पता चला गया गया होगा कि एक्चुअली इट्स द राइट टाइम, कि अभी तक तो चल जा रहा था इन्वेस्टिंग वगैरह पे, बट इन फ्यूचर यू हैव टू गेट इनटू क्वांट, यू हैव टू गेट इनटू नंबर्स एंड ऑल। और लाइक सोनम ने बोला कि दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, कि अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा डेटा आ गया है और कंपनीज भी बहुत सारी आ रही है ऑल एंड ऑल। तो वहाँ पे मैनुअली सब कुछ करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। तो इट्स द राइट टाइम, 2024 इज ऑल्सो नॉट लेट। 2030 में जब तक पहुंचेंगे तब तक लगेगा कि 24 में कर देना चाहिए था। सो आई होप एवरीवन हैज़ अ गुड लर्निंग, आपने सीखा होगा बेसिक्स के बारे में। और अगर आप कुछ और भी सीखना चाहते हो तो आप इनके वेबसाइट पे भी जा सकते हो, राइट रिसर्च आप गूगल पे सर्च कर लेना, आपको वेबसाइट मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच सोनम फॉर गिविंग योर टाइम, एंड आई होप यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग ईयर्स, कि आपकी कंपनी ऑल दोस थिंग्स बढ़ते रहे और हम आपको फिर से अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं। थैंक यू फॉर हैविंग मी, रितेश। ओके, थैंक यू सो मच।